Hello friends, so my name is Ashish Kumar Gupta. I am from Chhatarpur, Madhya Pradesh, and my educational background is I have done BTech in a mechanical engineering, and also I have done a MTech in a thermal engineering, and also I have qualified 3 to 4 times graduate aptitude test, and I have a 3 to 4 years teaching experience. Last 1 year I am engaged with the Unacademy as a doubt solving educator. So now I am teaching entropy, so which is a concept from thermodynamics. सो एंट्रोपी होती क्या है बेसिकली? एंट्रोपी का मतलब क्या है? एंट्रोपी वो चीज है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई, मान लीजिए हमारे पास एक फ्रूट्स है, ठीक है, यहाँ पे एक मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, फ्रूट्स है, ये हमारा मान लीजिए एप्पल है, ठीक है, एप्पल है, एक ये मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, ये मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, ये दोनों एप्पल ऐसे हैं, ये दोनों एप्पल ऐसे हैं कि ये जो एप्पल है ये मेरा कैसा है, ये मेरा 80% सही है, ठीक है, और ये मेरा कैसा है, 100% सही है, ठीक है। तो अगर ये 80% सही है और 100% सही है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, तो मैं इसको, अगर ये 100% सही है तो मैं इसको पूरा खा सकता हूं, है ना, इसको मैं पूरा खा सकता हूँ भाई, ये मेरे पास एप्पल है और अगर ये पूरा सही है तो इसको मैं पूरा खा सकता हूँ, लेकिन ये मेरा मान लीजिए इतना पार्ट इसका खराब हो गया, ठीक है, ये 80% सही है तो इसका मान लीजिए इतना पार्ट खराब हो गया, तो ये जो पार्ट खराब हुआ है इसका एप्पल का, ये मैं इसको नहीं कंज्यूम कर सकता हूँ, है ना। तो ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा हुआ अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है, और ये क्या हुआ, अवेलेबल एनर्जी, ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास एक, अगर अवेलेबल एनर्जी कितनी है इसमें, तो इसमें कितनी होगी अवेलेबल एनर्जी, सॉरी, इसमें कितनी होगी अवेलेबल एनर्जी, 80% अवेलेबल एनर्जी और 20% हमारी क्या होगी, अनअवेलेबल एनर्जी, है ना। लेकिन ये 100% है तो यहाँ पे अवेलेबल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो जो अनअवेलेबल एनर्जी है ये क्या हमें दर्शाती है कि हम इसका यूज नहीं कर सकते, और अवेलेबल एनर्जी हमें क्या बताती है कि हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एंट्रोपी क्या है, कि हमारी एक रैंडमनेस है ना, जो हमने क्या मेजर करी, ये कितनी हमारी, ये हमारी कितनी है, 20% इसकी रैंडमनेस। अब इसको मेजर करने के लिए अपन ने एक लॉ पढ़े हैं, वो कौन बताता है, बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि जो हमारे पास एंट्रोपी है ना, एंड जो हमारी एनर्जी है, वो एनर्जी जो है हमारी एनर्जी, उसमें दो पार्ट होंगे, एक क्या होगी, अनअवेलेबल एनर्जी, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और एक क्या होगा, अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। अनअवेलेबल एनर्जी और अवेलेबल एनर्जी के बारे में किसने बताया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, है ना, बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जो अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी का यूज अपन देखेंगे, वो आगे देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको एंट्रोपी का कंक्लूजन बताऊं। तो एंट्रोपी, अनअवेलेबल एनर्जी मान लीजिए मेरे पास, और अवेलेबल एनर्जी, ये अवेलेबल एनर्जी अगर मेरे पास कितनी है, मान लीजिए 80% है, और ये अनअवेलेबल एनर्जी जैसे कि मैंने बताया ये 20% है, तो उस 80% पार्ट को अपन को यूज करना है, और उससे हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा, ठीक है। ये हमारे लिए यूजफुल है, और ये हमारे लिए क्या हो गई, वेस्ट हो गई। ये जो अपन जो हीट को रिजेक्ट करते हैं, ये वो एनर्जी हो गई, सॉरी, ये हमारी कौन सी हो गई, जो अपन ने हीट को रिजेक्ट करा, ये हमारी हो गई अनअवेलेबल एनर्जी। तो बाय द क्लॉसियस स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय द क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, सॉरी, केल्विन प्लैंक, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलता है कि अगर हम किसी भी टेम्परेचर पे, कोई हमारी साइक्लिक प्रोसेस हो रही है, ये मेरा एक हीट इंजन है, उसमें अपन ने हीट दी, ये मेरा टेम्परेचर टी है, यहां से अपन ने क्यू हीट दी, और वो क्या बोलता है
कि कोई भी एक मतलब जैसे मेरा हीट इंजन है, कोई भी एक साइक्लिक प्रोसेस में अगर अपन हीट दे रहे हैं और रिजेक्शन अगर हमारा जीरो है, हीट रिजेक्शन जीरो है, तो अपन वर्क को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब वर्क जीरो रहेगा। मतलब ऐसी कोई साइकिल है जिसमें बिना हीट रिजेक्ट करे अपन वर्क प्रोड्यूस कर लें, ऐसी कोई साइकिल बनी ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो मतलब हुआ कि अपन को अनअवेलेबल एनर्जी को तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे जब मैंने मान लीजिए मेरी एक बाइक है, ठीक है, उस बाइक में मैंने पेट्रोल डाला, ठीक है, जो पेट्रोल मैंने बाइक में डाला तो उससे मुझे दो पार्ट होंगे, इसी टेम्परेचर पे डाला, ठीक है, उस पर दो पार्ट है, एक अवेलेबल पार्ट है, एक अनअवेलेबल पार्ट है ना, एक अनअवेलेबल पार्ट। ठीक है, तो उस अवेलेबल पार्ट का यूज अपन ने काय में कर लिया, वर्क को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, जो अनअवेलेबल पार्ट है वो हमारे कहां से, साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल गया, तो क्या उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, है ना, वो धुआं जो है अपने पास वो दोबारा यूज कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो दोबारा यूज नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे ये अवेलेबल एनर्जी जो है वो अनअवेलेबल एनर्जी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती, ये बताता है हमारा कौन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तभी हमारी कोई भी एक डिवाइस है, कोई भी एक डिवाइस है, जैसे इंजन है, कंप्रेसर, कोई भी डिवाइस है, वो कैसे वर्क करेगी, तभी वर्क करेगी जब अपन उसमें हीट को रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में। ये हीट रिलीज ही तो हमारी क्या है, एंट्रोपी है, यही तो एंट्रोपी है। अब इसी को तो अपन ने मेजर कराया ना इसके थ्रू। भाई अगर हमारी मान लीजिए मैंने बोला इफिशिएंसी बताइए, इफिशिएंसी इस इंजन की कितनी होगी, T1 बाय, मान लो ये मेरा T2 टेम्परेचर है और ये मेरा कितना है, T1 टेम्परेचर है, तो ये हो जाएगी मेरी T1 T2 बाय T1, है ना। तो अगर मेरी अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, तो अगर मेरी अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ गई, मान लीजिए यहाँ पे T1 टेम्परेचर मान लीजिए कितना है मेरा 600 है और T2 टेम्परेचर मेरा कितना है 300 है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 300 बाय 600, तो इफिशिएंसी मेरी 50% हो जाएगी, है ना। अगर मेरी T2 मतलब अनअवेलेबल एनर्जी जो है वो बढ़ गई, मान लीजिए ये 30% हो गई, है ना, और टेम्परेचर कितना हो गया, 400 हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया मेरा 400 हो गया, 400 हो गया, तो हमारी एंट्रोपी क्या हो जाएगी भाई, एंट्रोपी तो इफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 400 अपॉन 600, है ना। तो एंट्रोपी हमारी क्या हो जाएगी, वो सॉरी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इफिशिएंसी कम हो गई मतलब हमारी एंट्रोपी क्या हो गई, और बढ़ गई, मतलब हमारी अनअवेलेबल एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, मतलब हमें हीट ज्यादा रिजेक्ट करनी पड़ी, है ना, हीट ज्यादा रिजेक्ट। अब जैसे अपन ने बोलते मतलब अपन लोग बोलते हैं कि अगर हमारा C10 नंबर अच्छा होगा डीजल के लिए, तो अगर हमारा C10 नंबर अच्छा होगा, है ना, तो हम वो हमारा कैसा फ्यूल होगा, हाई ग्रेड फ्यूल होगा, उस पे अपन ज्यादा एनर्जी, यूजफुल एनर्जी रहेगी, है ना। ऐसे ही तो एंट्रोपी की बात बताऊं, तो एंट्रोपी जितनी कम होगी उसमें अवेलेबल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी और अनअवेलेबल एनर्जी उतनी कम होगी। तो इसी इसी तरीके से अपन एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं। तो ये एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। क्योंकि हमारे पास तो एंट्रोपी जो होगी ये क्या बताते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लीजिए मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये अगर इनमें रैंडमनेस ज्यादा होगी, अगर इनमें रैंडमनेस ज्यादा होगी, अगर ये रैंडमनेस ज्यादा है, इनमें बहुत ज्यादा है, मतलब ऑर्डर नहीं है इनमें कोई, मतलब रैंडमनेस का मतलब ये वाला एटम इधर है, ये वाला एटम इधर है, ये वाला ऐसा ऐसे रैंडमनेस, है ना, है ना। जब ये ऑर्डरली नहीं, स्ट्रक्चर इनका क्या होगा, ऑर्डरली नहीं होगा, तो इनमें अनअवेलेबल एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, है ना भाई। ऑर्डरली स्ट्रक्चर होगा तो वहां पे हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये मेरा ऑर्डरली स्ट्रक्चर है, ये एक ऑर्डर में है ना, तो अगर ये एक ऑर्डर में है तो यहां पे जो फ्लो होगा,
ये यहाँ पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक जैसा होगा एस एट एल से। अगर रैंडमनेस है तो ये इसको ये इसको ये इसको ये इसको ये इसको मतलब एक दूसरे में फ्रैक्शन ज्यादा होगा। ये इसको अगर ऑर्डरली है तो ये इसको, ठीक है, ये इसको पुश करेगा, ये आगे वाले को पुश करेगा। मतलब स्ट्रक्चर अगर हमारा ऑर्डर है, इन ऑर्डर में है, ठीक है, तो हमारे पास अनअवेलेबल एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी, और यहाँ पे अनअवेलेबल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमारी एंट्रोपी का मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी का मतलब हुआ कि जो हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके हिसाब से हमारी अवेलेबल एनर्जी कितनी है और अनअवेलेबल एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो एंट्रोपी हमें ये बताता है कि हम उससे कितना वर्क ले सकते हैं या कितनी यूजफुल एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं या कितना उससे हीट से वर्क को अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। इसी एंट्रोपी के बेस पे अपन ने एफिशिएंसी को डिफाइन किया था, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपन सेकेंड लॉ ऑफ कि हमारे पास एक हमारा सिस्टम क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है, एक हमारा सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि एक रिवर्सिबल सिस्टम है, एक इररिवर्सिबल सिस्टम है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा कैसा है, एक इररिवर्सिबल सिस्टम है, इसमें ऑर्डरली नहीं है, ठीक है। रिवर्सिबल सिस्टम क्या है, एनर्जी का लॉस तो दोनों में होगा, चाहे वो रिवर्सिबल सिस्टम हो चाहे इररिवर्सिबल सिस्टम हो, लेकिन मतलब लॉसेस तो दोनों में है, इसमें भी लॉसेस है, इसमें भी लॉसेस है भाई। जो हमारा हीट इंजन जैसे मैंने बनाया था, तो हमें हीट को रिजेक्ट तो करना ही है, चाहे वो हमारा रिवर्सिबल सिस्टम हो और चाहे वो हमारा इररिवर्सिबल सिस्टम हो, है ना। तो रिवर्सिबल सिस्टम है मान लीजिए ये मेरा, और यहां पे एक मैंने बना लिया, ये मेरा कैसा है, यहाँ पे हीट को मैंने यहाँ पे भी रिजेक्ट करा, ठीक है। ये मेरा कैसा है, इररिवर्सिबल सिस्टम है ना। तो दोनों में हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी क्या है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे अनअवेलेबल एनर्जी कैसी है, बहुत ज्यादा है ना। तो जो इररिवर्सिबिलिटी के कारण, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, और ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे मैंने बोला कि ये एक रैंडमनेस इनमें बहुत कम है और इसमें क्या है, रैंडमनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जहां पे रैंडमनेस ज्यादा होगी वहां पे अपन क्या करेंगे, वहां पे हमारी क्या होगी, इररिवर्सिबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब अनअवेलेबल एनर्जी ज्यादा होगी। तो एफिशिएंसी, सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी बोलती है कि कोई भी एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन, है ना, और एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल इंजन, ये होती है हमारी सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।